मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। 25 ऑफ अगस्त कल के पेपर का एनालिसिस हम लोगों ने नहीं किया था 24 अगस्त का, क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल उतना काम का नहीं था। ऐसा कोई आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए कल के लेक्चर का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था। आज वापस से वो चीज रिज्यूम करेंगे। तो चलिए, तो आज के 25 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से है। जैसे मेजर आर्टिकल्स की बात करें तो पहला ये है द अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव, ये एक आपका मेजर आर्टिकल है। द सेकंड वन इज ए क्लाइमेट चेंज अ कैटालिस्ट फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन। तो ये दो आपके मेजर आर्टिकल्स है, आर्कटिक के बारे में कुछ है और क्राइम फाइटिंग मूव के बारे में कुछ है। यहाँ की बात करें तो कास्ट काउंट्स, ये एक आर्टिकल है, और इन फ्री फॉल, ये दो आर्टिकल हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काम के नहीं लग रहे हैं मुझे, इसलिए आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भले यहाँ पे डिस्कशन ना हो, आप लोग अपनी तरफ से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये दो आर्टिकल, ये दो मेजर आर्टिकल काम के हैं। प्री एज वेल एज मेन दोनों एग्जामिनेशन के लिए इनफ कंटेंट इसमें है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को गो थ्रू करना रहेगा डिटेल में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले आर्टिकल की अगर बात करें, ये द अगली फेस ऑफ क्राइम, तो यहाँ पे ये आर्टिकल में एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है सब हेडिंग में कि नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो एक ब्रीफ आइडिया अगर दूं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम NAFRS। तो ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो तो आपको नाम से आइडिया लग गया, ठीक है। तो फेस रिकॉग्नाइज हो पाएगा किसी भी इंसान का, ये टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी इंसान का, ठीक है, किसी भी पर्सन का फेस रिकॉग्नाइज हो पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, फेस मास्क उसने यूज किया है, फेस मेकअप किया है, प्लास्टिक सर्जरी की है, बियर्ड या फिर हेयर एक्सटेंशन ग्रोथ है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीजें फेशियल रिकॉग्निशन पॉसिबल है ये टेक्नोलॉजी से, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। और ये टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया है। इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है कि इसके पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव्स, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी। तो स्टार्टिंग में एक चीज लिखी है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि गवर्नमेंट ने ये वाले सेशन में ये जो एक बिल है जिसका नाम आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये बिल गवर्नमेंट ने अभी 5वीं बार एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है कि ये बिल होना चाहिए, लाना चाहिए कि नहीं, तो ये बिल को इंट्रोड्यूस करने से 5वीं बार एक्सटेंड कर दिया है, इसको डिले कर दिया है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तरफ जहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है जिसको गवर्नमेंट टाल रही है, ठीक है, ऐसा इनका कहना है ये आर्टिकल के ऑथर का, राइटर का। और दूसरी तरफ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला रही है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला रही है जिससे पूरे देश के लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन हो सकता है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीजें फेशियल रिकॉग्निशन पॉसिबल है, ठीक है। मेजर पर्पस तो उनका वही है कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटी पे वॉच रखी जाए, मॉनिटरिंग हो सके क्रिमिनल एक्टिविटीज का, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सके, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी लाने की बात हो रही है। और तो कोई मेजर मोटिव नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये एक चीज जो है जो ज्यादा जरूरी है उसको टाली जा रही है और ये एक चीज लाई जा रही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर पूरे देश के लोगों का अगर फेशियल रिकॉग्निशन किया जाए, भले फिर वो कोई भी मोटिव से हो, तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी यही सारी चीजों की बात अंदर की गई है, जो इसको हमको डिटेल में देखना रहेगा, ठीक है।
ये चीज का डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ये जो एक्ट बिल है, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसका मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग, आपको ये बिल को डिटेल में गो थ्रू करना रहेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेन पर्सपेक्टिव से। ये बिल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी की चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर अल्गोरिदम से, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक बनाया जाएगा जिसमें फेशियल लैंडमार्क्स, ठीक है, पर्सन के सारे फेशियल लैंडमार्क्स को वो सिस्टम स्टडी कर सकता है। जैसे आपका चिक बोन का शेप कैसा है, लिप्स का साइज, कलर, शेप, वो सब कैसा है, चिन या फिर फॉरहेड, ठीक है, चिन से लेकर फॉरहेड तक का आपका पूरा जो भी डेटा रहेगा, आपका फेस का साइज, कलर, शेप, कहाँ पे उठा हुआ पोर्शन है, कहाँ पे डिप्रेशन है फेस पे, ठीक है, तो वो सारे फेशियल एस्पेक्ट आपको आपके स्टडी किए जाएंगे एक कंप्यूटर एल्गोरिदम द्वारा। वो सारे फेशियल एस्पेक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, वो सारे फेशियल एस्पेक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में इंटरप्रेट करेगा वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके सारे फेशियल एस्पेक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर करेगा और आपके फेस की वो फेस प्रिंट बनाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे आपकी फेस प्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट आती है, ठीक है, तो वैसे ही फेस प्रिंट, कि आपके फेस के सारे एस्पेक्ट, ठीक है, क्या साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, भी आपका आंखों का जो भी हो, नोज, लिप्स, ठीक है, हर एक चीज का स्टडी करेगा ये सॉफ्टवेयर। तो ये है, और इसका मेन मोटिव उन लोगों ने बोला है कि कहाँ पे काम लगेगा ये चीज, ये चीज कहाँ पे काम लगेगा। तो उन्होंने बोला है कि इसका जो मेन पर्पस रहेगा ये सॉफ्टवेयर या फिर ये टेक्नोलॉजी का, NAFRS टेक्नोलॉजी का मेन मोटिव उनका रहेगा वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ये मेन मोटिव रहेगा ये टेक्नोलॉजी का। किस पर्पज से वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन? ऑब्वियसली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, कि सपोज कोई क्रिमिनल को पकड़ा है या फिर किसी का फोटो क्रिमिनल का कुछ है और हमको मैच करके देखना है कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक प्लेस पे अलग अलग जगह पे कैमरास लगाए होंगे इन लोगों ने। ठीक है, कि कोई एक पब्लिक प्लेस, मतलब हर एक पब्लिक प्लेस पे अलग जगह पे जो CCTV कैमरास होते हैं वो लगाए होंगे। क्रिमिनल का फोटो उनके रिकॉर्ड में है पुलिस के पास कि ये भाई ये हो गया क्रिमिनल का फोटो, तो ये क्रिमिनल का फोटो सिस्टम में डाल के पब्लिक प्लेसेस पे जो कैमरास लगाए हुए हैं वहां पे उसको ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पे उसको सर्च किया जाएगा भाई कहाँ पे है वो, कि भाई कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, उसमें भी कहाँ पे है। तो वो सर्वेलेंस के लिए वो लोग यूज कर सकते हैं कि भाई वेरीफाई करना है कि वो क्रिमिनल कहाँ है, और आइडेंटिफाई करना है कि भाई इतने सारे लोगों में से देश में कहाँ पे है वो क्रिमिनल। तो ये उनका मेन पर्पस उन लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स के मोटिव तो ठीक है, चलो भाई कि वेरीफाई करना है आपको इन्वेस्टिगेशन में जिससे हेल्प मिल सके, तो मोटिव तो अच्छा दिख रहा है। जैसे इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो पाएगा, पुलिस को हेल्प मिल पाएगी और वो सारी बेसिक चीजें, पर सामने कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जिसको यहाँ पे ज्यादा पोर्ट्रे किया गया है। तो सामने जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहला यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि उसकी एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो कंप्यूटर एल्गोरिदम है, उसकी एक्यूरेसी 70% जितनी ही रहती है जनरली। ठीक है, चाहे फिर उसमें कितना भी सुधार लाया जाए, लिखा है यहाँ पे कि भाई उसके बाद भी उसको इम्प्रूव करे किया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पर फिर भी उतनी उसकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस है, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस है। ठीक है, तो इसका क्या भाई, अगर किसी का फेस, ठीक है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा हो, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें मैच कर रही हो, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें दो पर्सन की फेशियल एस्पेक्ट में मैच कर रही हो, और वो फॉल्स पॉजिटिव में आ जाए कि
एक्चुअली क्रिमिनल का फोटो ये है और इन लोगों ने दिखा दिया ये जो क्रिमिनल नहीं है वो पर्सन का मैच दिखा दिया, तो फिर क्या, ये तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया, इसको इसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरा मेजर प्रॉब्लम, ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया कि फॉल्स पॉजिटिव को कैसे टैकल करेंगे। दूसरे मेजर प्रॉब्लम में कि भाई वो पर्सन की प्राइवेसी को, ठीक है, प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगा, प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगा। क्यों? ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि हर एक पब्लिक प्लेस पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया है और वो सीसीटीवी कैमरा आप पे नजर रख रहा है, आपका फेस स्टडी कर रहा है, आपका फेस मॉनिटर कर रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एस्पेक्ट को वो स्टडी करके स्टोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी, ठीक है, आपकी प्राइवेसी को खतरा है उससे। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे अभी फेस हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, पहला हो गया कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी उतनी नहीं है, सेकंड वन इज की प्राइवेसी, और तीसरा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी लाना लेजिटिमेट है, क्या सही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जिससे मास मास सर्वेलेंस हो सके, ठीक है, जिससे मास सर्वेलेंस हो सके, ऐसी टेक्नोलॉजी लाना लेजिटिमेट है, ठीक है। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम अभी फेस हो रहे हैं कि लेजिटिमेट है कि नहीं, प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, और रेस्ट्रिक्टिव मैनर में उसका यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये चार पांच प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लोग एक बार अच्छे से ध्यान दे देना कि यहाँ पे उसके चार पांच प्रॉब्लम्स मेंशन किए गए हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसका पार्शल आंसर या फिर सॉल्यूशन जो भी बोलना हो या फिर एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि, ठीक है, एक्यूरेसी को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो जितनी आपकी सिस्टम ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है उतनी एक्यूरेसी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब अभी के लिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना आपका फॉल्स पॉजिटिव कम आएगा, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। दूसरी बात कि भाई प्राइवेसी और ये लेजिटिमेसी, ठीक है, तो उसका यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करना रहेगा, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए। तो जिसके बारे में यहाँ पे कुछ काम की चीजें लिखी गई है कि जैसे अगर आपका प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है तो वो क्यों क्यों कंसर्न होना चाहिए, आपका ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कंसर्न क्यों होना चाहिए। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि 2017 में KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि 2017 में 2017 में KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें प्राइवेसी को इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 माना गया था, कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट माना गया था। तो इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, इसलिए वो प्रोटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए वो प्रोटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक चीज है, पर इसका एक आंसर ये हो सकता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपके एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज लिखी गई है कि भाई कोई भी राइट आपके एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट पे आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड पे आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो इसको इस तरीके से टैकल किया जा सकता है कि हाँ भाई, अगर आप लोग सर्वेलेंस कर रहे हो तो वो रेस्ट्रिक्टेड मैनर में होना चाहिए। जहां पे आपको नेशनल सिक्योरिटी की बात आई, नेशनल इंटेग्रिटी की बात आई, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मैनेज करने की बात आई, वहीं पे आप लोगों को सर्वेलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा के सॉरी, दूसरा के लेजिटिमेट, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम लाना क्या लेजिटिमेट है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि अनुराधा बसिन केस के जजमेंट में, ठीक है, अनुराधा बसिन केस के जजमेंट में थ्री फोल्ड रिक्वायरमेंट दी गई थी, ठीक है। आपको रीडेबल नहीं है तो
ठीक है, कि अनुराधा बसिंग केस जजमेंट में 3-fold रिक्वायरमेंट दी गई थी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का स्टेप अगर ये 3 स्टेज या फिर 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको प्रोपोर्शनेट या फिर लेजिटिमेट माना जाएगा, ठीक है, तो ही वो एक्ट को लेजिटिमेट माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, ठीक है। तो अनुराधा बसिंग केस के जजमेंट में ये 3 चीजें बोली गई थी, जिसमें पहला है आपका कि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ मतलब क्या कि गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी XYZ स्टेप वो तभी बराबर माना जाएगा जब उस पे सरकार ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, अगर सरकार ने उस पे कोई लॉ बनाया है तो ही ये स्टेप को वैलिड माना जा सकता है। तो ये पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए लेजिटिमेसी चेक करने का। द सेकंड क्राइटेरिया इज के उसकी नीड, ठीक है, उसकी नीड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, के स्टेट इंटरेस्ट में उसकी नीड है कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी लाना, ऐसी फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी लाना क्या नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया चेक होना चाहिए। और द थर्ड वन इज के आपका प्रोपोर्शनेट, ठीक है, ये जो मेजर्स लिया जा रहा है, ये जो मेजर लिया जा रहा है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। उसका मतलब क्या कि वो जिस तरीके से एडॉप्ट किया गया है वो और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसका जो भी मेन पर्पस मोटिव या फिर गोल है, ठीक है, वो दोनों रैशनल होने चाहिए कि वो जिस तरीके से लाया जा रहा है वो पर ये सिस्टम या फिर ये मेजर, सॉरी, ये सिस्टम या फिर ये मेजर जिस तरीके से लाया जा रहा है वो और उसका मोटिव, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो दोनों चीजें रैशनल होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिकल होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया जो भी गवर्नमेंट का स्टेप फुलफिल करे उसको लेजिटिमेट माना जाएगा कि हाँ उसके पीछे लॉ का बैकिंग है, तो बराबर है कि एक प्रॉपर प्रोसेस से पास किया गया होगा, पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन किया होगा, कमेटी ने उसको गो थ्रू किया होगा, ठीक है, तो एक लॉ है उसके बैकिंग में, ठीक है, तो वो लेजिटिमेट है। उसकी नीड नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज की जरूरत है कि नहीं, वो चीज, एंड थर्ड वन इज के रैशनल है कि नहीं, ठीक है, बाय मींस और उसके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग में वो रैशनल है कि नहीं। तो ये 3 क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करेगा उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट स्टेप माना जाएगा, ऐसा अनुराधा बसिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। तो जरूरी है कि सरकार ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो ये सिस्टम लेजिटिमेट मानी जाएगी, ठीक है, 3-fold रिक्वायरमेंट, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मेन और प्री दोनों एस्पेक्ट से, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर जनरल डिस्कशन किया गया है कि भाई सर्वेलेंस स्टेट बन जाएगा, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी को हार्म है, सिविल लिबर्टीज को इम्पेक्ट करेगा, वो सारी ऑब्वियस चीजें जो आपको प्रिपरेशन के दौरान पता होगी ही होगी, ठीक है, कि लिबरल डेमोक्रेसी के कुछ वैल्यूज कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, प्राइवेसी उनकी इंटैक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है, और सिविल लिबर्टीज वही कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो सारी चीजें इंटैक्ट रहनी चाहिए, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सिस्टम को लाना चाहिए ताकि ये सारी चीजों में इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली अदर हैंड के सिस्टम ठीक है, बराबर है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस पर्सनल को हेल्प मिल पाएगी, पर उसके सामने ये सारी चीजें भी देखनी रहेगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपके लिए काम का है, प्री और मेन दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरी एक चीज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी गो थ्रू करना है, और उसके चलते हुए आपको BN श्री कृष्णा कमेटी का रिकमेंडेशन को भी एक बार गो थ्रू कर लेना रहेगा, ठीक है। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव ये प्राइवेसी वाला मैटर भी हो जाएगा और ये जजमेंट्स वाला सीन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये एक आर्टिकल है कि द अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव, तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये आर्टिकल। दूसरा भी आपका आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज अ कैटलिस्ट फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन, ठीक है, आर्कटिक एरिया की यहाँ पे बात की गई है कॉम्प्रिहेंसिवली। तो आर्टिकल एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, उसमें कुछ कुछ पॉइंट निकलेंगे, जैसे कुछ आर्कटिक काउंसिल निकलेगा और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट निकलेंगे उसका जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो कलेक्टिवली मैं आपको ये सारे पॉइंट कवर करा देता हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, कि उसके बेसिक्स से लेके
हर एक पॉइंट आर्कटिक रीजन को लेकर। तो यह एक आर्टिकल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कवर कौन कौन सी चीजें करनी रहेगी तो वो एक बार आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर मेमोराइज कर लीजिए कि इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है। बेसिक मैप, बेसिक मैप आपको थोड़ा ध्यान में रखना है आर्कटिक रीजन का, क्योंकि यूपीएससी जनरली मैप पूछता है, आपको आइडिया होगा प्रीलिम में मैप आते हैं, ठीक है। मैप के मैप बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। दूसरा कि आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वो रीजन का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस आपको ध्यान में होना चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा कि इंडिया ने अभी, सॉरी, इंडिया ने अभी नई आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च की थी, ठीक है। वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि न्यू आर्कटिक पॉलिसी इंडिया की क्या है और इंडिया का अप्रोच क्या रह रहा है, ठीक है। आर्कटिक के लिए इंडिया का अप्रोच क्या रहा है। तो ये 4-5 चीजें आपको इन डेप्थ पता होनी चाहिए जो आपको प्री एज वेल एज मेन दोनों एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम लगेगी, ठीक है। और ये रीजन पिछले 1 आध साल से डिस्कशन में है, आर्कटिक रीजन, तो पूछाने के चांसेस है इस पे भी, ठीक है। कोई ना कोई एंगल से इस पे पूछने के चांसेस है प्री मेन दोनों एग्जामिनेशन। चलिए, ठीक है। तो ये 5-6 जितने भी पॉइंट्स है उसको डिटेल में एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आपके हिसाब से, ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल के बियॉन्ड ही है ये सारे पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई बेसिक मैप से, कि बेसिक मैप आर्कटिक रीजन के बेसिक मैप में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिक मैप में पता होने वाली चीजें कुछ ये है कि आर्कटिक ओशन जो है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ पोल में है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसमें तो कोई डाउट या फिर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि भाई नॉर्थ पोल के रीजन में आर्कटिक ओशन आपका पड़ता है। तो आर्कटिक ओशन के सराउंडिंग रीजनल सीज, ठीक है, सराउंडिंग रीजनल सीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। कि सपोज कि हम लोग चालू करते हैं कि ये रशिया से चालू करेंगे तो आपको ये टॉप व्यू आइडिया होगा, ये मैप का ये टॉप व्यू दिखाया गया है, ठीक है। ये मैप का आपका टॉप व्यू है जहां से आपको आर्कटिक ओशन दिखेगा। तो ये जो रीजनल सी है, जैसे ये हो गया चुक्ची सी, ये ईस्ट साइबेरियन सी, लेप्टिव सी, कारा सी, ठीक है, बेरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, ठीक है। थोड़ा टच होता है यहाँ पे नॉर्वेजियन सी, ठीक है, मतलब कनेक्टेड है नॉर्वेजियन सी। ये सारा उसमें पार्ट आ गया ग्रीनलैंड और उसके बीच में, तो इसको नहीं देखेंगे। और ये आपका बोफोर्ट सी, ठीक है, ये आपका हो गया बोफोर्ट सी। तो ये जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 रीजनल सीज है वो आपको यही ऑर्डर में पता होने चाहिए, ठीक है। यही ऑर्डर में था आपको, मतलब रशिया में कौन कौन से लगते हैं, ठीक है, फिर यूरोप में कौन कौन से लगते हैं, ग्रीनलैंड में कौन से है उस हिसाब से, और नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से लगते हैं उस हिसाब से आपको पता होने चाहिए ये 8 सीज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मैप में करने लायक, ठीक है। दूसरा, और उसके आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड कंट्रीज के उनको कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रीज का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कि एक हो गया यहाँ पे रशिया, ठीक है, आपका रशिया हो जाता है। दूसरा यहाँ पे फिनलैंड लगता है, ठीक है। नीचे स्वीडन लगता है, उसके बाजू में नॉर्वे, मतलब आपके जो नॉर्डिक कंट्रीज है, ठीक है, ये लगते हैं। उसके अलावा आपका आइसलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड जिसको रिप्रेजेंट करता है डेनमार्क, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करता है डेनमार्क, तो डेनमार्क बोलेंगे ग्रीनलैंड की जगह, वो बेटर है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आपका कनाडा लगता है। और
यहाँ पे जो अलास्का लगता है जो पार्ट है ऑब्वियसली यूएसए का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंट्रीज डायरेक्टली आर्कटिक ओशन को टच करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आर्कटिक ओशन को टच करते हैं, तो दोनों नंबर 8 8 ही है, तो इजीली याद रह जाएगा मोस्टली कि 8 कंट्रीज है और 8 रीजनल सीज है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको कंपल्सरीली याद होनी ही चाहिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैप का पोर्शन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन एक चीज है, सुना ही होगा, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये जो है बेरिंग स्ट्रेट, तो किसको कनेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, डिवाइड किसको करता है, तो भाई अमेरिकन और रशिया, एशिया और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, उन दोनों को डिवाइड करता है। तो ये स्टेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैप आप लोग इसका प्लीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक चीज आपकी हो गई। तो ये एक चीज आपकी हो गई कि आर्कटिक ओशन का मैप। ठीक है, चलिए वापस आते हैं न्यूज़पेपर पे। दूसरा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज के आर्कटिक काउंसिल जिसकी यहाँ पे बात की गई है कि आर्कटिक रीजन की अगर बात करें और आर्कटिक रीजन में सबसे एक मेजर बॉडी की बात करें जो बॉडी हर एक चीज संभाल रही है, वहां पे हर एक चीज को गो थ्रू कर रही है, तो वो एक इम्पोर्टेंट काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए जो है आपकी आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ एक बेसिक चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए कि आर्कटिक काउंसिल कौन कौन से कंट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन से हैं, उसका मेन फोकस एरिया क्या है आर्कटिक काउंसिल का। ठीक है, उसके बारे में अलग अलग चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए इन डेप्थ डिस्कशन इसका होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो जो मैंने अभी आपको 8 स्टेट्स बताए कि कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और यूएसए। ठीक है, ये 8 उसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, 8 आपको पता होने चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डेनमार्क जो है यहाँ पे, डेनमार्क कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डेनमार्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आर्कटिक ओशन से, जैसे आपने अभी मैप में देखा होगा कि डेनमार्क डायरेक्टली नहीं पड़ता है आर्कटिक ओशन वाले रीजन में। तो कौन कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करता है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, तो ये हो गए उसके मेंबर्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है क्या ये आर्कटिक काउंसिल, तो भाई 1996 में बनी हुई ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1996 में बनी हुई। ठीक है, जिसका बेस उन लोगों ने कहां से उठाया था, तो 1991 में। ठीक है, AEPS करके एक चीज है, आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। ये ही 8 कंट्री ने मिलकर ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसको वाइडर अप्रोच देने के लिए उन लोगों ने 1996 में आर्कटिक काउंसिल बनाई। किससे, तो भाई ओटावा डिक्लेरेशन से। ओटावा डिक्लेरेशन से उन लोगों ने आर्कटिक काउंसिल फॉर्म की 1996 में। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक्स चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पर्पस उसका ऑब्वियस है कि भाई कोऑर्डिनेशन करना है और इंटीग्रेशन करना है सारे कंट्रीज का। किस पर्पस से, तो भाई आर्कटिक रीजन स्टेबल रहे, एनवायरमेंटली भी, इकोनॉमिकली भी, और वहां के इंडिजिनियस लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए। तो वो सारा होलिस्टिकल अप्रोच फुलफिल हो जाए, उस रीजन से कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन करना है हर एक कंट्रीज को साथ में मिलके। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। फॉर्मेशन उसका कैसे है, तो भाई मेंबर कंट्रीज है, दूसरा एडहोक ऑब्जर्वर्स है उसमें। ठीक है, और तीसरा परमानेंट पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, परमानेंट
सॉरी पार्टिसिपेंट्स है। तो ये 3 तरीके से उसका स्ट्रक्चर है कि मेंबर कंट्रीज है जो 8 मैंने बोल दी आपको, एडहोक ऑब्जर्वर्स है, ठीक है, कुछ जो ऑब्वियसली एडहोक है तो टेम्पररी बेसिस पे है, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट होकर आएगा वो ऑब्जर्वर कंट्री बनेगा, ठीक है। उसमें आपकी रीजनल कोई एनजीओ भी हो सकती है, कंट्रीज भी हो सकते हैं, कोई बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और परमानेंट पार्टिसिपेंट्स कुछ है, ठीक है। मेंबर्स की बात हो गई। ऑब्जर्वर में, ठीक है, कि जो भी कंट्री उसका ऑब्जर्वर मेंबर बनना चाहे उसको इलेक्ट होना पड़ेगा। तो इंडिया अभी के लिए उसका ऑब्जर्वर कंट्री है। 2019 में वापस से वो एज अ ऑब्जर्वर स्टेट चुना गया था, ठीक है। तो इंडिया अभी के लिए उसका ऑब्जर्वर कंट्री है। उसके कुछ एक क्राइटेरियास है, ठीक है, उसके कुछ एक क्राइटेरिया है जो वो कंट्री को फुलफिल करने पड़ेंगे तो ही उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल पाएगा। तो क्राइटेरिया पे थोड़ा आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे क्या है, बेसिक ही है कि आर्कटिक काउंसिल का जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीजों के लिए आर्कटिक काउंसिल काम कर रही है, ठीक है। आर्कटिक की सॉवरेनिटी और वहां के इंडिजिनस पीपल के राइट्स को उसको सपोर्ट करना है कि हाँ भाई ये आपका रीजन है, आपके राइट्स यहाँ पे इंटैक्ट रहेंगे, हमारा पर्पस सिर्फ रिसर्च का है या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का है, जो भी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो वहां के लोगों की सॉवरेनिटी और राइट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सीज, आपको पता होगा शायद, उनक्लोज जिसको बोलते हैं, तो वो कंट्री ने उनक्लोज को अडॉप्ट किया होना चाहिए। वो कंट्री ने उनक्लोज को अडॉप्ट किया होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो ये एक चीज है क्राइटेरिया में। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्ट, वहां के कल्चर को, वहां की वैल्यूज को, वहां के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए वो कंट्री, ठीक है। तो ये सारा ऑब्वियस है। पॉलिटिकल विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल विलिंगनेस होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। रेलेवेंट इंटरेस्ट होना चाहिए वो कंट्री का, ठीक है, वो कंट्री का रेलेवेंट इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई एनवायरमेंटल कुछ रिसर्च करने आया है या फिर इकोनॉमिक पर्पज से कुछ एक्सप्लोर करने आए हैं, तो कोई रेलेवेंट इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसकी एबिलिटी होनी चाहिए आर्कटिक काउंसिल को सपोर्ट करने की हर एक एस्पेक्ट में, आर्कटिक काउंसिल को सपोर्ट करने की हर एक एस्पेक्ट में उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो भी कंट्री फुलफिल करेगा उसको एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, ऑब्जर्वर कंट्री चुना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा नजर में होना चाहिए। सपोज करके आ जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है, वन ऑफ द स्टेटमेंट, तो आप एलिमिनेट कर पाओ उसके लिए इतना इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आए तो के फिर ना भी आए तो जो भी है, पर अब एलिमिनेट करने चाहिए एटलीस्ट, जो 3-4 स्टेटमेंट दिए होते हैं उसमें आपका एलिमिनेशन हो जाए उसके लिए। तो ये एक चीज है आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एक चीज का। दूसरा, उसकी चेयरमैनशिप की बात करें कि चेयरमैनशिप किस तरीके से रहती है, तो हर 2 साल में ये 8 कंट्रीज में से एक एक कंट्रीज टर्न बाय टर्न, ठीक है, हर 2 साल में उसकी चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। तो दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अभी 2019 से 2021 वाले टाइम पीरियड को लेकर उसका चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो ये भी एक आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्री के लिए, मेंस में तो ऐसा उसका कुछ काम नहीं है। तो चेयरमैनशिप 2-2 साल में रोटेट होती रहती है टर्न बाय टर्न, ये 8 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सॉरी। दूसरा आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये काउंसिल ने, आर्कटिक काउंसिल ने अपने काम के लिए 6 वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं। ऑब्वियस वाला है कि एक मॉनिटरिंग के लिए कुछ है, एक एनवायरनमेंट के लिए है कुछ, एक फ्लोरा एंड फौना के लिए है, तो वो सारे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 6 के 6 नाम तो याद रहने नहीं वाले। सॉरी।
6 के 6 नाम तो आपको याद रहने नहीं वाले, एटलीस्ट उसका मेन मोटिव क्या आपको पता चल जाए ऑप्शंस में देख के कि हाँ ऐसा कुछ था, कि फ्लोरा एंड फौना का कुछ था, एनवायरनमेंट का कुछ था, क्लाइमेट का कुछ था, मॉनिटरिंग का था, साइंटिफिक अप्रोच का कुछ था। तो सारे 6 ग्रुप एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है याद रखने लायक। और उसके अलावा मेन 3 एग्रीमेंट, ठीक है, इस चीज को अभी जाने दे रहा हूँ मैं। आप लोग इतनी चीज ध्यान में रखिएगा, मेंबर्स क्या है, कब बना था, कौन से डिक्लेरेशन से बना था, एडहोक ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस को मिला है, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 9वीं चीज जो मेन याद रखनी है, तो मेन 3 एग्रीमेंट है आर्कटिक काउंसिल के, जिसपे वो बाकी सारे स्टेट को जोड़ना चाहता है अपने साथ, ठीक है। मेन 3 एग्रीमेंट है जिसपे वो रेगुलर बेसिस पे बात करता रहता है। तो पहला एक एग्रीमेंट है कि कोऑपरेशन बनाना है, कि एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑन एरोनॉटिकल एंड मरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। ये एक एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन ऑन दिस। दूसरा एक एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन ऑन मरीन पॉल्यूशन, मरीन ऑयल पॉल्यूशन या फिर मरीन पॉल्यूशन। तो ये दूसरा एक मेजर उसका एग्रीमेंट है। एंड द थर्ड वन इज के एग्रीमेंट ऑन एनहांसिंग इंटरनेशनल साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। इंटरनेशनल साइंटिफिक अप्रोच, इसमें सारी चीज फिर आ जाएगी, रिसर्च वाली चीज आ जाएगी, जो भी है सारा इसमें आ जाएगा, और मरीन पॉल्यूशन मतलब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मेन एग्रीमेंट आर्कटिक काउंसिल ने बना के रखे हैं, जिसपे वो सारे कंट्री के साथ कुछ ना कुछ बातचीत या फिर कोऑपरेशन करता रहता है, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल को लेकर आपको इतनी चीजें ध्यान में होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग डिटेल में सर्च करोगे तो मिलता जाएगा मैसेज आपको, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी यही सारी चीजों का डिस्कशन किया गया है कि आर्कटिक रीजन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। आर्कटिक रीजन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसके रीजन ऑब्वियस है कि सबसे पहला तो जैसे आप लोगों ने मैप में देखा, तो आर्कटिक रीजन, ठीक है, यहाँ पे सपोज के मैं बात करूं कि ये हो गया पूरा एशिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पार्ट है यूरोप जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका एटलांटिक आ गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एक बेसिक मैप की बात करो तो आर्कटिक रीजन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, कि यहाँ पे रशिया हो गया, यहाँ पे मेजर कंट्री चाइना, ठीक है, यहाँ पे जापान और वो सब, ठीक है। नीचे अपना पड़ेगा इंडिया। तो अगर ये वाले कंट्रीज, ठीक है, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज अगर यूरोप तक जाना चाहे तो उन लोगों को यहाँ से होके जाना पड़ता है, चाइना और रशिया को भी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, रेड सी, सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन को पास करते हुए उनको जाना पड़ता है यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका की तरफ, या फिर पूरा अगर चक्कर लगा के जाना चाहे तो साउथ अफ्रीका से पूरा चक्कर लगा के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी सी रूट से बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रूट है। तो उनके पास एक शॉर्ट रूट है कि भाई डायरेक्ट आर्कटिक ओशन से चले जाए तो भाई यहाँ पे यूरोप पहुंच गए, और यूरोप से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये रीच बहुत इजी मिल पाएगी, जापान हो जाए या चाहे फिर वो चाइना हो जाए, मेजर कंट्रीज को, और फॉर दैट मैटर इंडिया को भी। तो ये एक मेजर इंटरेस्ट है लोगों का कि भाई कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक मेजर इंटरेस्ट है दुनिया के कंट्रीज का। दूसरा कि अगर ये आर्कटिक रीजन की बात करें, ठीक है, ये आर्कटिक रीजन की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने शायद सुना होगा कि मैंगनीज नोड्यूल्स या फिर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, बहुत सारा है। तो मैं आपको मिनरल्स एक्सप्लोरेशन का चांस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मिनरल एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, यहाँ पे मीथेन ट्रैप्ड है, बहुत सारा मीथेन ट्रैप्ड है आर्कटिक में, तो वो मीथेन का यूज एनर्जी पर्पज से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस है, ठीक है। तो वो हर एक चीजों का, चाहे वो मिनरल है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे वो नोड्यूल्स है, वो हर एक चीज का यूज इकोनॉमिक पर्पज से किया जा सकता है। फिर चाहे वो जो भी हो, एनर्जी पर्पज से हो, चाहे कुछ भी, इकोनॉमिक पर्पज के लिए भी ये रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा इंटरेस्ट सारी कंट्रीज का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है।
पहला कनेक्टिविटी, दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज के भाई एनवायरमेंटल रिसर्च, कि जैसे आपने सुना होगा कि भाई आर्कटिक में ओजोन होल हो गया, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए आर्कटिक में बहुत ज्यादा। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से, रिसर्च पर्पज से आर्कटिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रीजन है। तो वहां पे कुछ भी इधर उधर हुआ तो पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है, और इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो रिसर्च पर्पज से आर्कटिक का इंपॉर्टेंस है। तो ये मेजर तीन चीज के, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। ये आर्टिकल में यही चीजें लिखी गई, जियो पॉलिटिकल उनके इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इको डायमेंशन वाले इंटरेस्ट, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। एक बार आप लोग शांति से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखने वाली चीजें आपको मेन मैंने एक बताई कि आर्कटिक काउंसिल और उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया का क्या अप्रोच है। तो इंडिया एंड सॉरी आर्कटिक की अगर बात करें तो आपको मेन तीन चार चीजें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे इंडिया ने भी वहां पे रिसर्च पर्पस से हिमाद्री करके एक रिसर्च स्टेशन है वो खोला है, ठीक है। इंडिया ने आर्कटिक में रिसर्च पर्पस से हिमाद्री नाम है उसका, हिमाद्री करके एक रिसर्च स्टेशन ओपन किया है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से कि ये कहाँ पे है, ठीक है, आर्कटिक रीजन में स्पेसिफिकली ये रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो जो भी मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं, पॉसिबल हो आपको आंसर देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, सॉरी ये थोड़ा मिस आउट हो गया। कि इंडिया के अप्रोच में पहला ये हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है। दूसरा 2018 में, ठीक है, 2018 में इंडिया ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च बनाया था, ठीक है। पहले कुछ और नाम था डिपार्टमेंट का कि एंटार्क्टिक एंड ओशन करके कुछ अलग नाम था, फिर कॉम्प्रिहेंसिव उसको पोलर और ओशन रिसर्च सेंटर के नाम से तब्दील कर दिया, ठीक है। तो ये एक मेजर स्टेप इंडिया ने उठाया था 2018 में। ये आपका बढ़ता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आपका सेंटर, ये जो बॉडी है वो पड़ती है, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसमें आर्कटिक पे भी ध्यान दिया गया एंटार्क्टिक के साथ साथ, ठीक है। और लेटेस्ट में आपको पता होगा ही कि इंडिया ने अपनी सॉरी न्यू आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। वो आपको डिटेल में इसको गो थ्रू करना है ये पॉलिसी को, ठीक है, जिसके कुछ 5 मेन पिलर हैं, 5 मेन पिलर है उसके, 5 या फिर 4 ऐसा कुछ है, वो आपको पता होने चाहिए इन डेप्थ, ठीक है, ये क्या है। तो इंडिया के एस्पेक्ट से आपको ये 3 चीजें ध्यान में होनी चाहिए आर्कटिक रीजन को लेकर। हिमाद्री अपना रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, आर्कटिक में। एंटार्क्टिक में हमारे बाकी के 2 है, जैसे हिमाद्री यहाँ पे हो गया, वहां पे भारती और मैत्री है, ठीक है। एंटार्क्टिक में हमारे रिसर्च स्टेशन की बात करें तो भारती और मैत्री है। एक दक्षिण गंगोत्री करके था जो बंद कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो एंटार्क्टिक में पहला रिसर्च स्टेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एंटार्क्टिक को लेकर हम लोगों ने हमारा एक बॉडी बनाई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में एक बॉडी बनाई है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। थर्ड वन इज के इंडिया की नई आर्कटिक पॉलिसी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के एस्पेक्ट में ये 3 चीज देख लीजिएगा। बाकी बेसिक मैप मैंने आपको बोला वो याद रखिएगा। आर्कटिक क्यों जरूरी है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो आपके मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट चीज के आर्कटिक काउंसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रीजन और उससे कनेक्टेड चीजें। तो प्लीज एक बार शांति से गो थ्रू कर लीजिएगा हर एक चीजों को, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि पहला हो गया आपका, ठीक है, पहला आपका हो गया ये द अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव, जिसमें एक टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम की बात की गई है, ठीक है, जिसमें ये सारे जजमेंट्स और वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। और दूसरा होगा ये आर्कटिक कोऑपरेशन के बारे में, ठीक है, ये क्यों जरूरी है, ये सब बेसिक चीजें आप लोग यहाँ से रीड कर लीजिएगा,
यही सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो प्लीज दोनों आर्टिकल आज के ध्यान से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस लग रहे हैं प्रीलिम में, कहीं ना कहीं आपको आ सकता है ये कंटेंट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, ये बाकी के 2 आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पे उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, बाय।